जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 30 डेज टारगेट का डे 16 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने डे 16 नहीं होगा, या डे 17 होगा। इसके पहले डे 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हिस्ट्री का मैंने बुक का पूरा सवाल कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो आइए डे 17 को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री करेंगे। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा करके आप उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल है आपका कि मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के शब्दों से बना हुआ है। तो मेसोपोटामिया को जो नाम बना है वो यूनानी भाषा के शब्दों से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है आपका, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। तो सिकंदर ने बेबीलोन को जीता था 331 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दिनारियस जो था वो क्या था। तो दिनारियस जो था वो आपका चांदी का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है आपका हेरोडोटस को। ठीक है, किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था वो था आपका ऑगस्टस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहते हैं। तो पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को कहा जाता है कैस्टेला। क्या कहा जाता है, कैस्टेला कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहा जा रहा है इकाइट्स से आपका क्या तात्पर्य है। तो इकाइट्स का जो तात्पर्य होता है वो होता है अश्वारोही। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहे हैं रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला। तो ये जो काल चला ये चला आपका 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गृह युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध का तात्पर्य होता है अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। अब ये जो बर्बर शब्द है वो कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को हिस्ट्री का 10 सवाल करवाया है जो 10 इंपॉर्टेंट थे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। अब हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, आपको बतानी है। तो पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है, बेलनाकार है, भू आब है या फिर चपटा है। तो भू आब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा वो सूर्य ताप यानी कि सूर्य का जो ताप होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगले सवाल पे आते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है। तो ये जो आता है आपका लघु तरंग के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर बी। पार्थिव विकिरण क्या होता है आपको बतानी है। तो पार्थिव विकिरण जो होता है दीर्घ तरंग दैर्घ्य को हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, इस गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है, इस स्थिति को किस नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अपसौर कहते हैं। पृथ्वी परिक्रमण के दौरान सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर किस तिथि को होती है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कहा जा रहा है आपसे कि पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर किस तिथि को होगा। तो ये जो तिथि होती है ये होता है 3 जनवरी को। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा उष्णकटिबंधीय में कितना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी अपने समकोणीय स्थिति से कितने डिग्री झुकाव पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है आपसे कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितने डिग्री का कोण बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 66.5 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है पृथ्वी के किस स्थान पर दिन अथवा रात सबसे बड़े होते हैं। राइट आंसर ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस अक्षांश पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ये आपको बतानी है। तो कौन सी जगह पर पड़ेगी भाई। राइट आंसर कर्क रेखा पर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस अक्षांश पर 22 दिसंबर को दोपहर की सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च को सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर सीधी पड़ेगी, 21 मार्च को आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि 21 जून को सूर्य जब उत्तर पश्चिमी बिंदु पर होता है तो इसे किस नाम से जानते हैं।
उत्तरी अयनांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयों में से वायुमंडल के द्वारा कितनी इकाइयाँ अवशोषित की जाती है? तो 14 इकाइयाँ। निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होगा? राइट आंसर तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए कह रहा है कि वर्ष में सबसे उष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य तापमान के अंतर को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए वार्षिक तापांतर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे ये आपको बतानी है, तो ये थे आपके BN राव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा के सामने जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? तो ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो ये जो था आपका भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं कि भारत का जो संविधान था वो कब बनकर तैयार हुआ गया था? ठीक है, तो ये जो संविधान हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको बतानी है। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान क्या है आपको बताना है। भारतीय संविधान जो है आपका लचीला और कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन का वर्णन कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 2 में। किसी राज्य के क्षेत्रफल या सीमा में कमी या वृद्धि करने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3 में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से ईस्वी से लेकर 12 जनवरी 2019 तक भारत के संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? सही जवाब हो जाएगा 103 बार। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर आता है 17 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान के संशोधन के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? राइट आंसर 1 बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। किसी राज्य की सीमा में कमी या वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा आपका संसद को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अब इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि यदि दो चर के बीच सहबंध गुणांक का मान -1 है तो इन दो चरों के बीच कैसा सहसंबंध होता है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है, कह रहा है यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान +1 है तो इन दो चरों के बीच कैसा सहसंबंध होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध का प्रकार है? तो यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं ये सभी सहसंबंध का प्रकार है, तो उपरोक्त में से डी हो जाएगा। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, उस वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच कैसा सहसंबंध होता है ये बतानी है आपको, तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा। ठीक है, निम्नलिखित मापों में कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है?
सही जवाब हो जाएगा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का उपयोग कब नहीं किया जाता। तो ये कब नहीं होगा ये आपको बतानी है। राइट आंसर चरों के बीच गैर रेखीय संबंध हो। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूत्रों में से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध क्या होगा, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का एक दोष है। क्या है, एक दोष है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोटि सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग कब किया जाता है। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। ये सभी आप लोगों को पढ़कर जाना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र आपका कौन सा होगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका सहसंबंध समानता इनमें से किस प्रकार के संबंध को नहीं दर्शाता है। कार्य कारण संबंध को नहीं दर्शाता है। सरल सह संबंध, ठीक है, सरल सह संबंध के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले दोनों चरों में कैसा संबंध पाया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। धनात्मक ऋणात्मक और कोई संबंध नहीं, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जब केवल दो चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो इससे क्या कहते हैं। इसको सरल सहसंबंध कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जब तीन या इससे अधिक चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं बहुगुणी सहसंबंध। यदि r बराबर 0 है तो उसका क्या अर्थ होगा। सही जवाब हो जाएगा कोई संबंध नहीं है। यदि r x y का मान ऋणात्मक है और x y के बीच संबंध कैसा होगा ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, x के घटने पर y बढ़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 32 में। देखिए कहा जा रहा है आपसे यदि r x y का मान धनात्मक होने पर x और y के बीच में क्या संबंध होगा। तो x के घटने पर y घटेगा। नेक्स्ट डैश वितरण के लिए कोटि संबंध का उपयुक्त अधिक उपयुक्त है। तो गुणात्मक। ठीक है। नेक्स्ट आइए जन्म दर और निर्धनता में उच्च स्तर का धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। उपरोक्त कथन के अनुसार सह संबंध का गुणांक क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका +0.90 जो है आर का वैल्यू जो होगा। मोटापा और जीवन प्रत्याशा में उच्च स्तर ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। उपरोक्त कथन के अनुसार सह संबंध गुणांक क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।